नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट स्पेयर। देखिए, हम लोग अभी नेटवर्क थ्योरी में जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस देख रहे हैं, जिसमें अब हम लोग जो है सेकंड ऑर्डर सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को देख लिया है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को पढ़ लिया है, जिसमें आरसी सर्किट विद सोर्स एंड विदाउट आरसी सर्किट, एंड दूसरा पढ़े आरएल सर्किट विद सोर्स एंड विदाउट आरएल सर्किट। ओके, तो ये टोटल 4 फॉर्म होते हैं इन द फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर में या तो आर और सी कनेक्ट होंगे या नहीं तो आर और एल कनेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में कोई एक ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होगा जिसके साथ जो है रेसिस्टर कनेक्टेड होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सर्किट को हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर सर्किट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर सर्किट क्या होता है। तो अगर हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए जरा सेकेंड ऑर्डर सर्किट क्या होता है। ए सेकेंड ऑर्डर A circuit is called a second order circuit when both capacitor and an inductor are present in the same circuit। जब कैपेसिटर और इंडक्टर प्रेजेंट हो दोनों एक ही सर्किट में, तब वो सेकेंड ऑर्डर सर्किट होगा। ठीक है, या नहीं तो और क्या बोल सकते हैं आप, द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर और इंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या नहीं तो इंडक्टर या कैपेसिटर सर्किट में ऐसे कनेक्टेड हो जिसका इक्विवेलेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसको। मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो मैं इसको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीका से मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज कि ऐसे कनेक्टेड होगा जिसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो, तब भी वो सेकंड ऑर्डर सर्किट कहलाएगा। ठीक है, एंड और अगर हम लोग अलग डिफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए ए सेकंड ऑर्डर सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट कंसिस्ट ऑफ रेसिस्टर्स एंड द इक्विवेलेंट ऑफ द टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। तो ये भी एक डिफिनेशन बनता है कि अगर दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट अगर कनेक्टेड हो सर्किट में, तब भी वो जो है सेकंड ऑर्डर, और उसका जो है इक्वेशन बन रहा हो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, तभी वो जो है आपका सेकंड ऑर्डर सर्किट कहलाता है। ठीक है, सो ये मैं 3 डिफिनेशन दिया हूँ, इसके अकॉर्डिंग आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि सेकंड ऑर्डर सर्किट किसको बोलते हैं। अभी हम लोग समझते हैं फिगर से कि देखने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है या नहीं। ठीक है, देखिए पहला सर्किट में आपको क्या दिख रहा है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है। मैंने बोला कि कम से कम 2 होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 2 होना चाहिए सेकंड ऑर्डर सर्किट बनने के लिए। और अगर एक इंडक्टर लगा हो और एक कैपेसिटर लगा हो तब तो वो डेफिनेटली होगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी, यहाँ तीनों लगा है, आर एल और सी तीनों लगा हुआ है। तो आर है तो आर को नहीं देख करके हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक है, आर को तो ठीक है बट इंडक्टर कैपेसिटर होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी है आपका सेकंड ऑर्डर सर्किट। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे तो देखिए मैंने अभी जो कहा था, तो ये क्या सेकंड ऑर्डर सर्किट है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे 2 इंडक्टर लगा हुआ है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है। क्यों? क्योंकि दोनों इंडक्टर का इक्विवेलेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसके बीच में एक ये रेसिस्टर आ गया, तो आप कैसे भी करके इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कम से कम दो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस लगा है जो है मिनिमम, तब वो आपका सेकंड ऑर्डर सर्किट कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए सेम टू सेम रेसिस्टर और कैपेसिटर है, तो यहाँ भी आप इक्विवेलेंट निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में रेसिस्टर आ गया। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 देखूं, एग्जांपल नंबर 5, यहाँ देखिए दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, बट दोनों ऐसे कनेक्टेड है जिसका इक्विवेलेंट पॉसिबल है। तो दो लगा हुआ है लेकिन इसका इक्विवेलेंट निकाल के फिर से 1 बना देंगे, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर सर्किट नहीं होगा। तो आपको फिगर को देख करके जो आपको उस टाइम पे विजुअलाइज करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर, क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर इसको प्रॉपर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपके लिए इसीलिए फार्मूला दिया गया है, एटलीस्ट जो है जो स्टैंडर्ड फार्मूला इसमें हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला आप यूज करके तुरंत आप जो है टाइम को बचा सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं जो एग्जाम में, और तुरंत वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर सर्किट एनालिसिस करने आता है, सर्किट देख करके ये अगर आइडिया लगता है कि आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कौन सा चीज लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, और फिर उसमें मैंने 3 डिफरेंट मेथड बताया है कि 3 तरीका से आप किसी भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में। पहला है कि आप टाइम डोमेन में सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको टॉ का वैल्यू निकालना होता है। दूसरा है कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। तो अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
तो इसके लिए आपको इनिशियल कंडीशन दिया होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे लॉन्ग मेथड होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और लैपलेस में आपको टॉ की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लैपलेस में जिसको जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन भी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास इनिशियल कंडीशन होना चाहिए। तो ये आप किसी भी क्वेश्चन को आप तीन तरीका से आप बना सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस में। तो क्वेश्चन देख करके आप इनके दिमाग में आइडिया आना चाहिए, बिल्कुल ये करना होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कितना इजीली बना पाएंगे और कितना शॉर्ट तरीका, कौन सा यहाँ पे मेथड यूज करेंगे कि वो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि तीनों ही मेथड यूज होना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट। अगर सर्किट में जैसे जो कंडीशन दिया रहता है, जैसे कि वोल्टेज डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, अगर वो स्पेशल सिग्नल दिया है जैसे यूटी डेल टी, इस टाइप के फॉर्म में अगर दिया हुआ है वोल्टेज, तो आपको वहां पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा लैपलेस में। तो आपको लैपलेस भी सीखना है, लैपलेस भी आना चाहिए, लैपलेस को कैसे सोल्व करते हैं उसका इन्वर्स लैपलेस भी आना चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स जो है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये आपको आना ही चाहिए, तभी आपका ये जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन इजी रहता ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता ही नहीं है, आपको उसमें इक्वेशन जो है आपको उसमें आपको ऐसा डेल्टी दिख जाएगा, नॉर्मल वोल्टेज यूज किया ही नहीं रहेगा, जो सिग्नल यूज करेगा वो डेल्टी यूज करेगा, यूटी यूज करेगा, लाइक दैट। तो इसके लिए आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, और एग्जांपल नंबर 6 जो है ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ दो इंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन दोनों ऐसे कनेक्टेड है जिसका इक्विवेलेंट निकालना पॉसिबल है। सो ये भी आपका सेकंड ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट होगा, सेकंड ऑर्डर नहीं कहलाएगा। सो आई होप ये एग्जांपल से आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि किसको सेकंड ऑर्डर बोलना है, किसको सेकंड ऑर्डर नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर सेकंड ऑर्डर सर्किट होगा तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर सर्किट में आपको ये कंडीशन निकालना ही निकालना है जिसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इनिशियल कंडीशन आपको फाइंड आउट करना होगा। आप लोग अभी तक हम लोग क्या किए थे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में, आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ जीरो प्लस पे जो वैल्यू था वो हम लोग देखे थे। सिमिलरली वीसी वोल्टेज में भी जीरो माइनस वी जीरो प्लस पे देखे थे। ये केवल अभी अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में आई जीरो प्लस वी जीरो प्लस ऐसे वैल्यू निकाले थे। सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले अब आपका जो इनिशियल कंडीशन होगा, लाइक दैट डी आई बाई डी टी जीरो प्लस एंड डी वी सी बाई डी टी जीरो प्लस, लाइक इस फॉर्म में होगा। और दूसरा जो है, जो क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, तो ये आपका डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर जीरो प्लस एंड डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर जीरो प्लस। ये टोटल आपको इतना इनिशियल कंडीशन पता ही होना चाहिए। और अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, कभी कभी ये हमारा सेकंड टाइप यहाँ तक ही रहेंगे। तो क्योंकि जो आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें दो टाइम कांस्टेंट आता है K1 और K2। तो दो अननोन के लिए दो आपके पास कंडीशन होना चाहिए, तभी आप इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये मैं अभी कह रहा हूं कि अभी आप ये इनिशियल कंडीशन है, इसको समझिए कि इनिशियल कंडीशन किस तरीका से रहेगा, और ऐसे ही आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है डी आई बाई डी टी जीरो प्लस डी वी बाई डी टी जीरो प्लस। तो अभी मैं सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट इक्वेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करूंगा जो पहले इनिशियल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको फाइंड आउट नहीं होगा तो आप सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। पहला कंडीशन यही है कि आपको इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में खोजना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको फाइंड आउट करना है। उस सर्किट को सॉल्व करके पहले इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करना है, निकालना है। उसके बाद फिर फर्दर आप ये कांस्टेंट वैल्यू जो होता है K1 K2 इसको फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर के आपका फाइनल इक्वेशन बन पाएगा, आप आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, जैसे करंट और वोल्टेज में यहाँ पे उसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे इस इक्वेशन से मीनिंग समझते हैं। आई ऑफ जीरो पे जैसे ये है करंट का वैल्यू सपोज के है, जो कि के ग्रेटर देन जीरो पे यहाँ पे जीरो होता है, तो ग्रेटर देन जीरो पे ये है। तो डी आई बाई डी टी अगर उसका हम स्लोप निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर स्लोप अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो स्लोप बनता है, तो वो तो जीरो है। डबल डेरिवेटिव करेंगे वो भी जीरो होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ग्राफ ऐसा है देखिए करंट और टाइम के बीच में, तो यहाँ पे स्लोप ही जीरो है, ये सॉरी मतलब जो वैल्यू है वही जीरो है। ठीक है, बट इसका स्लोप तो है ना, इसी को तो स्लोप बोलते हैं डी आई बाई डी टी, करंट और टाइम के बीच में, तो ये डी आई बाई डी टी यही तो स्लोप हो जाता है। तो सपोज ये वैल्यू के है ग्रेटर देन जीरो, लेकिन अगेन उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये आपको इनिशियल कंडीशन का ये मीनिंग है बस कि कहाँ पे कैसे होगा। तो हम लोग जो है सेकंड ऑर्डर सर्किट तभी बोलते हैं जब एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा हुआ होता है,
तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए कैपेसिटर अगर कनेक्टेड हो तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कुछ जान लेते हैं, क्या होता है कैपेसिटर का प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी जैसे कि किसी टाइम टी पे देखिए वी सी इज इक्वल टू वी ऑफ जीरो या वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये इनिशियल कंडीशन जब जीरो होता है उस केस में इक्वेशन होता है किसी टाइम टी पे कैपेसिटर में, ठीक है। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी सी बाई डी टी, तो ये जो हो जाता है v अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन, यहाँ पे v की जगह आप वी नोट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तो किसी टाइम t पे जो इक्वेशन हो जाएगा dvc अपॉन dt वो वी नोट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये इसको टॉ भी बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको डेरिवेटिव में सेकंड इक्वेशन फिर से अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई आर सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ या आर सी। ये तीन इक्वेशन आपके पास है। देखिए अगर t इक्वल टू जीरो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो पहला वाला इक्वेशन में ही देखिए अगर t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो vc ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाएगा। दूसरा वाला इक्वेशन में जब जीरो पुट करेंगे vc ऑफ जीरो t के वैल्यू जीरो, तो आपको ये आ जाएगा v अपॉन आर सी, जिसका यूनिट भी ध्यान रखना है वोल्ट पर सेकेंड। तो dvc अपॉन dt का जो वैल्यू होगा यूनिट वोल्ट पर सेकेंड। एंड उसको अगर डबल डेरिवेटिव में अगर t इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो माइनस वी अपन आर सी स्क्वायर, ये देखिए आपका वोल्ट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीन टी इक्वल टू जीरो पे आपका जो है तीन इस तरीका से बन जाएंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर के लिए है। अभी हम लोग इंडक्टर के लिए देखते हैं। इंडक्टर में भी हम लोग इंडक्टर में करंट की बात करते हैं और कैपेसिटर में वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडक्टर देखेंगे उसमें करंट देखेंगे तो किसी टाइम टी पे करंट आई इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर अपॉन एल के फॉर्म में। तो अगर इसका अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वी अपॉन एल ई टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। जब इनिशियल कंडीशन बिल्कुल जीरो था तब ये इक्वेशन हम लोग पहले भी देखे थे। मतलब आर एल सर्किट विदाउट सोर्स में यही हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं फार्मूला। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा माइनस बी आर अपॉन एल स्क्वायर ई टू दावर लाइक दैट। और अगर एक बार फिर से लाइक यही आपका डबल डेरिवेटिव हो गया माइनस बी आर बाई एल स्क्वायर ई टू दावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। लाइक ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड, ठीक है, ये दो थर्ड है, ये दोनों सेम ही है। तो t इक्वल टू जीरो पे हम लोग देखेंगे वैल्यू अगर चेक करेंगे तो देखिए पहला इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो पे अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, t इक्वल टू जीरो रखेंगे तो देखिए ई टू द पावर यहाँ पे जीरो वन माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू वन ही होता है तो फिर से जीरो बन जाएगा ना, इसीलिए वैल्यू जीरो है, ठीक है इनिशियली। सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो आपका डी आई बाई डी टी वी अपॉन एल हो जाएगा जिसका यूनिट एम्पियर पर सेकंड होगा और डबल डेरिवेटिव का यूनिट माइनस वी आर अपॉन एल स्क्वायर एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीन इनिशियल कंडीशन था एट टी इक्वल टू जीरो पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए टी इक्वल टू जीरो पे ये तीन डिफरेंट टाइप के, यही आपको इनिशियल कंडीशंस, यही चीज आपको फाइंड आउट करना है। लाइक डी आई बाई डी टी वी अपॉन एल, आप फॉर्मूला से भी मतलब इस फॉर्मूला से भी आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो और जो है कभी कभी फार्मूला जैसे सर्किट आपका नॉर्मल हो तभी फार्मूला यूज हो सकता है, बट अभी इसको यूजुअली मेथड से ही करेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, ये फार्मूला से भी आप बोल सकते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा इनिशियल कंडीशन, डी आई बाई डी टी डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर का ये वैल्यू होता है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं वोल्टेज और इंडक्टर यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो ये भी वैल्यू निकल जाएगा। बट इसी को हम लोग एक मेथड से भी देखेंगे, एक फार्मूला से भी देखेंगे तो ज्यादा बेटर जो है समझ में आएगा, ठीक है। लाइक हम लोग अगर मेथड से देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के थ्रू अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द स्विच इन फिगर हैज बीन क्लोज्ड ओके फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अभी स्विच क्लोज था, लॉन्ग टाइम से स्विच क्लोज था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इट इज ओपन एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को ओपन किया गया। तो आपको फाइंड करना है पहला इनिशियल कंडीशन आई जीरो प्लस बी जीरो प्लस, दूसरा डी आई बाई डी टी एंड डी वी बाई डी टी, और तीसरा आई इंफिनिटी वाला। तीन केस लिए हैं, तीनों केस को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सर्किट को दूसरे वाले स्लाइड में ले चलता हूँ।
ठीक है, देखिए अभी मैं पहला कंडीशन ये था, पहले जो कंडीशन दिया वो कंडीशन को पहले हम लोग समझते हैं। पहले ये कह रहा है कि एट टी इज इक्वल टू लेस देन जीरो, आप ये कह लीजिए एट टी इज इक्वल टू लेस देन जीरो पे आपका स्विच जो था, स्विच क्लोज्ड है। तो स्विच क्लोज्ड होगा तो उस टाइम पे, और टी लेस देन जीरो पे आपका कैसा है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। और स्विच आपका क्लोज था, तो स्टेडी स्टेट होने के कारण जो इंडक्टर होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट, और जो कैपेसिटर होगा वो कैसा होगा, ओपन सर्किट। तो पहले इतनी बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतनी बातें करेंगे तो आपका सर्किट जो है ऐसा दिखेगा। ये क्लोज था, ठीक है, क्लोज था ये। और इंडक्टर आपका, कैपेसिटर आपका इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस कितना है, 12 वोल्ट, और ये कितना है आपका 4 ओम, ठीक है। ये है, और ये आपका कितना है 2 ओम। अभी टी लेस देन जीरो पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी इतनी बातें हो गई। और यहाँ पे ठीक है, तो देखिए जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होगा, जिसको हम लोग यहाँ प्लस माइनस वी सी ऑफ जीरो माइनस बोलते हैं, और जो करंट है यहाँ पे इंडक्टर आई एल ऑफ जीरो माइनस। तो अभी हम लोग करंट आई का वैल्यू निकालते हैं नॉर्मल। तो करंट आई का वैल्यू कितना होगा, तो V अपॉन आर, ठीक है। V का वैल्यू कितना है, V अपॉन आर करंट होता है, V कितना है 12, और R कितना है इक्विवेलेंट 6, 4 2 6, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 2 एम्पियर। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, टी लेस देन जीरो पे जो वैल्यू, टी लेस देन जीरो पे जो कंडीशन था उसको मैंने सोचा, बस इतना तक। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाला में आई जीरो प्लस और V जीरो प्लस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जीरो प्लस पे निकालने के लिए पहले आप टी लेस देन पे वैल्यू निकालिए। तो अगर मैं टी लेस देन पे वैल्यू बात करूं, तो आपको पता है टी लेस देन पे जो करंट अभी जा रहा है, सो आई एल ऑफ जीरो माइनस पे जो करंट है वो क्या करंट है, 2 एम्पियर, ठीक है। एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी सी जीरो माइनस पे जो वोल्टेज है, वो वही वोल्टेज होगा जो इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो इधर से आ रहा है कितना करंट, 2 एम्पियर करंट है, तो 2 दूना 4, तो 4 वोल्ट। तो ये लेस देन पे, टी लेस देन जीरो पे जो करंट का वैल्यू 2 एम्पियर इंडक्टर में, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां तक भी हम लोगों ने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। अब हम लोग टी इक्वल टू जीरो पे जैसे स्विच को ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैं सर्किट को ले लेता हूँ, ठीक है। पहले सर्किट को ले लेते हैं। अभी तक हम लोग कुछ भी आंसर नहीं किए, अभी तक हम लोगों ने बस कंडीशंस को, मैंने जो क्वेश्चन में कह रहा था उसको हम लोग ने अभी तक फुलफिल किया है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को, सर्किट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, देखिए, ठीक है। अब कह रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पे आपने स्विच को ओपन किया। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को हमने क्या किया, स्विच को हमने ओपन किया। अगर स्विच ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये हट जाएगा आपका, यहाँ से ये हट जाएगा, ऐसा ब्रेक हो जाएगा। तो इधर तो कुछ आएगा ही नहीं, कोई करंट, जो भी होगा वो पूरा सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो होगा, यहाँ से जो भी करंट आ रहा होगा ऐसे, वही करंट आपको इधर जा रहा होगा। अब पहला कंडीशन ए में कह रहा है कि आई इंडक्टर में करंट जीरो प्लस पे क्या होगा, ठीक है। तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, टी इक्वल टू जीरो पे जैसे आपने स्विच को ओपन किया, तो क्या होगा, जो करंट है आई एल जीरो प्लस पे इंडक्टर में जो करंट है, वही करंट होगा जो इनिशियली था आई एल जीरो माइनस पे। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर जो है स्टेट चेंज को फॉलो, मतलब जो है ड्रास्टिकली करंट को चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू था वो कितना था, 2 एम्पियर। एंड जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर था V इक्वल टू जीरो माइनस, एंड जो V इक्वल टू जीरो प्लस पे, T इक्वल टू जीरो पे स्विच जैसे आपने ओपन किया उस टाइम पे ठीक ये जो वैल्यू होगा ये 4 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए में हम लोग बात करेंगे तो आई एल जीरो प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। एंड वी एल वी सी कैपेसिटर है ना, वी सी इसको लिखते हैं। सो वी सी जीरो प्लस पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 वोल्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन का बस हम लोगों ने आंसर किया। मैंने फर्स्ट पॉइंट में जो पूछ रहा था ऑप्शन ए में, जीरो आई जीरो प्लस एंड वी जीरो प्लस पे, ठीक है। अभी बी में कह रहा है डी आई बाई डी टी जीरो प्लस और डी वी सी बाई डी टी जीरो प्लस, ओके। तो दूसरा में अभी जो कह रहा है,
कोई दूसरा कंडीशन जो कह रहा है वो कह रहा है कि डी आई बाई डी टी 0+ एंड डी वी सी बाई डी टी 0+। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो दो फार्मूला होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक होता है सी डी वी सी अपॉन डी टी, मतलब करंट इन द कैपेसिटर हम लोग ये बोलते हैं, और वोल्टेज इन द कैपेसिटर इंडक्टर जो होता है एल डी आई अपॉन डी टी, ये होता है। ये दो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडक्टर और जो है कैपेसिटर के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें वोल्टेज पता है ना, V इक्वल टू हमें, क्योंकि देखिए इस वाले केस में अगर हम लोग इंडक्टर के क्रॉस आई एल वी एल इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी एंड कैपेसिटर के क्रॉस जो है आई सी इक्वल टू सी डी वी सी अपॉन डी टी, तो जो करंट आ रहा होगा इस टाइम पे वही करंट होगा जो मतलब कैपेसिटर में जो करंट आ रहा होगा आई इक्वल टू 0+ पे जो करंट आ रहा होगा ये वही करंट था जो पहले था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे पहले वाले, सपोज ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे आई सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी वी सी 0+ अपॉन डी टी। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे डी वी सी 0+ अपॉन डी टी का, वो वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स आई सी अपॉन सी। तो आई सी का वैल्यू क्या होगा, आई सी 0+ पे जो वैल्यू है, ठीक है, तो आई सी 0+ मतलब कैपेसिटर में जो करंट 0+ पे जो करंट आ रहा होगा वही करंट होगा जो इंडक्टर में जो है आपका आई एल 0+ पे था। तो कितना है 2 एंड डिवाइडेड बाई सी, कैपेसिटेंस कितना है 0.1, इसको उड़ाएंगे तो 20। तो ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा पहले वाला डी वी सी अपॉन डी टी 0+ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरा फाइंड आउट करना है, वो क्या है आपका दूसरा फाइंड आउट करना है डी आई बाई डी टी। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, केवीएल लगा लेते हैं। ठीक है, उसके लिए दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, केवीएल। तो केवीएल लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं पहले केवीएल का इक्वेशन इसी स्लाइड में लिख लेता हूँ। केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -12 यहाँ पे इंटर करेंगे तो +4 इंटू आई, और आई 0+ पे प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, उसके आगे जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस वी सी ऑफ, आप 0+ पे कह लीजिए इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -12 + 4i -12 + 4i एंड कितना था प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये हम लोग 0+ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्विच के तुरंत क्लोज होते ही ये बात कर रहे हैं हम लोग अभी, एन प्लस वी सी ऑफ 0+ इक्वल टू 0। तो उसी टाइम पे जो करंट ऑफ द इंडक्टर था -12 + 4 इंटू, ये तो 2 है ना, मतलब करंट जो है इंडक्टर में 0+ पे तो 2 है, प्लस एल का वैल्यू, तो एल तो हमें पता है, एल कितना है, इंडक्टर 0.25, सो एल इज द 0.25, एल कितना है 0.25 इंटू यही वैल्यू निकालना है डी आई बाई 0+ अपॉन डी टी। ठीक है, एन प्लस वोल्टेज अक्रॉस द जो कैपेसिटर था वो 4 वोल्ट था इक्वल टू 0। यहाँ से यही वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 + 4 दूना 8 प्लस 0.25 एंड डी आई बाई 0+ अपॉन डी टी एंड +4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 12। ठीक है, देखिए ये 12 और ये 12 कट जाएगा तो ये जो है वैल्यू 0 आ गया, डी आई बाई डी टी 0 प्लस ये वैल्यू कितना आ गया 0 आपका। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी 0+ पे वैल्यू क्या आ गया आपका 0। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, दो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, मैंने ए और बी को फाइंड आउट कर लिया, मतलब जो इसका कंडीशन दिया हुआ था तो हमारा बी कंडीशन जो था उसमें बी कंडीशन में हमें निकालना था, वो दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, लाइक डी वी सी 0+ अपॉन डी टी था, तो वो कितना आया है, डी वी सी 20 है, 20 वोल्ट पर सेकेंड, एंड जो दूसरा वाला था डी आई बाई 0+ अपॉन डी टी, ये कितना है 0 एम्पियर पर सेकेंड।
बी पार्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सी पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सी पार्ट में क्या है, इन्फिनिटी पे निकालना है। सी पार्ट देखिए क्या है आपका, सी पार्ट में कह रहा है आई इन्फिनिटी और वी इन्फिनिटी। तो जो हमारा सर्किट है, सर्किट यहीं से ले लेते हैं। देखिए थर्ड जो पॉइंट है, पॉइंट सी इन्फिनिटी पे कह रहा है, तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कह रहा है। ठीक है, सी पॉइंट में। तो यहाँ पे तो पहले हमें जो आपका इन्फिनिटी वाला, ये तो पहले ही हटा हुआ है ना, स्विच तो आपका जीरो हुआ था पहले ही, ये तो था ही नहीं। इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो इन्फिनिटी पे फिर से आपका जो इंडक्टर है ना, फिर से इंडक्टर क्या करता है, शॉर्ट कर जाता है इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये शॉर्ट हो जाता है, और जो कैपेसिटर है ये आपका ओपन हो जाता है ऐसा। ठीक है, ये प्लस माइनस ये आपका वी सी एट इन्फिनिटी हो जाएगा, और इंडक्टर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग करंट अगर देखेंगे तो करंट तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, सर लूप है ही नहीं ना, ये आपका कैपेसिटर ओपन हो जाएगा ना, ये आपका कैपेसिटर अभी है ही नहीं यहाँ पे, लाइक दैट ये ऐसा बन जाता है। ओके, तो कुछ मतलब सर्किट है ही नहीं, तो जीरो हो गया। सो आई जो है इंडक्टर में करंट इन्फिनिटी पे वो भी जीरो हो गया। और अगर वोल्टेज देखेंगे तो अगर केवीएल लगाएंगे तो पूरा का पूरा वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस चला जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। तो इस तरीका से ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा सी पॉइंट का। इन्फिनिटी पे निकालना बहुत ही आसान होता है, और लेस देन जीरो पे भी निकालना आसान होता है। जो बीच वाला पार्ट था उसी में आपको सोचना होता है। ठीक है, मतलब जीरो प्लस वाला जो पॉइंट है इसी में आपको सर्किट सोचना होता है। सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस तरीका से इसको सोचना था। तो अगला जो है एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।